नमस्कार दोस्तों, इंडियन पिनल कोड के लेक्चर नंबर 5 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग आईपीसी का सेक्शन नंबर 22 जो डिफाइन करता है मूवेबल प्रॉपर्टी को और सेक्शन नंबर 23 जो डिफाइन करता है रॉन्गफुल लॉस एंड रॉन्गफुल गेन को, इन दो सेक्शंस को कवर करेंगे। इसमें से सेक्शन नंबर 23 आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चलकर आप जब ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी देखोगे तो इसमें मैं आपको ऑफेंसेस बताता हूं। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और थेफ्ट, इन तीन ऑफेंसेस में रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट माने जाते हैं और इसीलिए सेक्शन नंबर 23 को समझना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये सवाल आपको 5 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी को। सबसे पहले हम लोग इसका बेयर एक्ट का वर्डिंग क्या है वो देखते हैं। Section 22, the words movable property are intended to include corporeal property of every description except land and things attached to the land or permanently fastened to anything which is attached to the earth. थोड़ा सा ट्रिकी डेफिनेशन है, हम लोग इसे सबसे पहले इंग्लिश में देखते हैं। Here, corporeal property means a property which can be touched, seen and felt by our senses. In layman's language, movable property means every property which is not immovable property. Movable property includes properties which are traded in commodity market like oil, gold, crops, steel, livestock, sugar, salt, paper currency, check, etc. Standing timber, growing crops and growing grass do not fall under movable properties. ये जो लास्ट का सेंटेंस मैंने कहा, स्टैंडिंग टिम्बर यानी जो लकड़ी है जिसे हम लोग बेचने के लिए बढ़ा रहे हैं लेकिन हम लोग ने अभी तक जिसको काटा नहीं है, ऐसी लकड़ी। इसके बाद में फसल जो अभी ग्रो कर रही है जिसे हम लोग ने अभी तक कटाई नहीं की है, और ग्रास जिसकी हम लोग ने अभी तक कटाई नहीं की है। ये तीन चीजें मूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं की जाती। ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, वो आपको एमसीक्यू में आ सकता है। एमसीक्यू में ये सवाल आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। एक्सप्लेन व्हाट इज मूवेबल प्रॉपर्टी। आपको कई ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको पूछा जाएगा कि ऑड मैन आउट बताओ, और ऑड मैन आउट वाला ऑप्शन रहेगा स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रोइंग ग्रास। ये आपको एलिमिनेट करना है। मूवेबल प्रॉपर्टी में ये 3 चीजें इंक्लूड नहीं होती। अभी मैं आपको मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है वो आसान शब्दों में बताता हूं। आप सभी ने शेयर मार्केट का नाम सुना होगा, उसमें कमोडिटी मार्केट है। कमोडिटी मार्केट में जो चीजें ट्रेड की जाती है उनको आसान शब्दों में मूवेबल प्रॉपर्टी कहा जाता है, जिसका एग्जाम्पल मैंने यहां पर दिया है। ऑयल, गोल्ड, क्रॉप्स, स्टील, लाइव स्टॉक यानी हमारे पालतू जानवर यानी गाय, भैंस, घोड़े आदि जो पालतू जानवर हैं इन्हें लाइव स्टॉक में गिना जाता है। इसके बाद में शुगर, सॉल्ट, पेपर करेंसी और चेक। चेक यानी हमारी बैंकर्स करेंसी है। चेक के साथ साथ बिल ऑफ एक्सचेंज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इनको भी मूवेबल प्रॉपर्टी में गिना जाता है। आशा करता हूं आपको सेक्शन नंबर 22 समझ में आया होगा। अभी हम लोग सेक्शन नंबर 23 की तरफ नजर डालते हैं। सेक्शन नंबर 23, रॉन्गफुल लॉस एंड रॉन्गफुल गेन। सेक्शन नंबर 23 में टोटल 4 एलिमेंट्स है। हम लोग सबसे पहले 1 बाय 1 देखते हैं। wrongful gain. Wrongful gain is the gain by unlawful means of property to which the person gaining it is not legally entitled. Wrongful loss is the loss by unlawful means of property to which the person losing it is legally entitled. अभी हम लोग देखते हैं गेनिंग wrongfully और losing wrongfully क्या है। A person is said to gain wrongfully when such person retains wrongfully as well as when such person acquires wrongfully. A person is said to lose wrongfully when such person is wrongfully kept out of any property as well as when such person is wrongfully deprived of property. wrongful loss और wrongful gain इंटररिलेटेड टर्म्स है। किसी आदमी का wrongful gain दूसरे आदमी का wrongful नुकसान होता है। मैं आपको आसान शब्दों में एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप एक फ्लैट के मालिक हो, आपके पास उस फ्लैट का राइट, टाइटल और इंटरेस्ट है। कोई एक आदमी है जिसने अनलॉफुल तरीकों का इस्तेमाल करके यानी गैर कानूनी चीजों का इस्तेमाल करके आपके फ्लैट के ऊपर कब्जा किया, तो उस आदमी के लिए ये रॉन्गफुल फायदा हुआ और आपके लिए वो जो कब्जा है रॉन्गफुल नुकसान है। आपका रॉन्गफुल नुकसान उस आदमी का रॉन्गफुल फायदा है। लेकिन अगर सामने वाले इंसान ने
कानूनन चीजों का इस्तेमाल करके आपके फ्लैट के ऊपर कब्जा किया होता, फॉर एग्जाम्पल आपको आपके फ्लैट की फेयर मार्केट प्राइस देकर एग्रीमेंट कर आपके फ्लैट का कब्जा लिया होता, तो बेशक वो कब्जा है लेकिन उसे गैर कानूनी कब्जा नहीं माना जाएगा। लेकिन उसने गैर कानूनी चीजों का इस्तेमाल किया और आपके फ्लैट के ऊपर कब्जा किया, इसीलिए ये चीज रॉन्गफुल लॉस है आपके लिए और रॉन्गफुल गेन है सामने वाले इंसान के लिए। आशा करता हूं आपको रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन किसे कहते हैं वो समझ में आया होगा। सेक्शन नंबर 23 में आपको टोटल 4 चीजें डिफाइन करनी है। सबसे पहले आपको रॉन्गफुल गेन क्या है वो बताना होगा, इसके बाद रॉन्गफुल लॉस क्या है वो बताना होगा, इसके बाद में गेनिंग रॉन्गफुली एंड लूजिंग रॉन्गफुली 1 बाय 1 बताना होगा, तब जाके आपका बेयर एक्ट का वर्डिंग हो जाएगा। बेयर एक्ट का वर्डिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इसीलिए मैं आपको मेरे ओन वर्ड्स में क्या डेफिनेशन है वो बताता हूं। एग्जाम में आपको बेयर एक्ट का ही वर्डिंग्स लिखना होगा, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। एक्सप्लेनेशन: wrongful loss and wrongful gain are interrelated terms. Wrongful gain to one person means wrongful loss to another person. अभी मैं आपको wrongful gain के इंग्रेडिएंट्स बताता हूं और wrongful loss के इंग्रेडिएंट्स बताता हूं। रॉन्गफुल गेन के इंग्रेडिएंट्स: सबसे पहले गेन ऑफ प्रॉपर्टी, पर्सन गेनिंग द प्रॉपर्टी इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू गेन इट, यूज ऑफ अनलॉफुल मीन्स। और इंग्रेडिएंट्स ऑफ रॉन्गफुल लॉस है लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, पर्सन लूजिंग द प्रॉपर्टी शुड बी एंटाइटल्ड टू इट एंड पर्सन शुड बी wrongfully kept out of property और wrongfully deprived of property। मैंने एग्जाम्पल दिया था फ्लैट का और फ्लैट के ऊपर कब्जे का। आप उस पर्टिकुलर फ्लैट के स्वामी हो, यानी आपके पास उस फ्लैट का राइट, टाइटल एंड इंटरेस्ट है। सामने वाले ने गैर कानूनी चीजों का इस्तेमाल करके आपके फ्लैट के ऊपर कब्जा किया, आपके लिए वो रॉन्गफुल लॉस है और सामने वाले के लिए रॉन्गफुल गेन है। अभी हम लोग देखते हैं इसमें वो इंग्रेडिएंट है क्या। सबसे पहले हम लोग सामने वाले के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सामने वाले को आपका फ्लैट का पोजीशन मिला, फ्लैट का कब्जा मिला, तो पहला इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई होता है, गेन ऑफ द प्रॉपर्टी। पर्सन गेनिंग द प्रॉपर्टी इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू इट, यानी फ्लैट के स्वामी तो आप हो, फ्लैट का राइट, टाइटल और इंटरेस्ट आपके पास है, लेकिन सामने वाले ने फ्लैट के ऊपर कब्जा किया है, सो ही इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू इट एंड ही यूज्ड अनलॉफुल मीन्स, यानी तीनों इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई होते हैं। इन तीनों में से एक भी इंग्रेडिएंट अगर मिसिंग रहेगा तो वो रॉन्गफुल गेन या फिर रॉन्गफुल लॉस नहीं माना जाएगा। अभी हम लोग आपके पर्सपेक्टिव से देखते हैं। आपका फ्लैट तो चला गया, आपके फ्लैट का कब्जा तो सामने वाले के पास है, यानी पहला इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई होता है विच इज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। दूसरा, पर्सन लूजिंग द प्रॉपर्टी शुड बी लीगली एंटाइटल्ड टू इट, आपके पास आपके फ्लैट का राइट, टाइटल और इंटरेस्ट है, यानी यू आर लीगली एंटाइटल्ड टू इट। दूसरा इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई होता है। तीसरा, wrongfully kept out of property और wrongfully deprived of property, यानी आपके ही फ्लैट के ऊपर कब्जा नहीं है, सामने वाले का है, इसीलिए यू आर wrongfully deprived of your own property, यानी तीनों इंग्रेडिएंट्स यहां पर सेटिस्फाई हो जाते हैं। If the person acquiring the property is using legal methods like approaching the court of law or department of government for the acquisition, then gain to that person will not amount to wrongful gain or wrongful loss. अगर सामने वाले ने कानूनन तरीकों का इस्तेमाल किया तो वो गैर कानूनी नुकसान या फिर गैर कानूनी फायदा नहीं माना जाएगा। आशा करता हूं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। That's it for today's lecture. Thank you so much. Please like, share and subscribe to my channel.